नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम करंट अफेयर्स आपके लिए प्रतिदिन लेके आते हैं, तो आज 2 नवंबर का करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आए हैं। पर थोड़ा सा चेंजेस आज ये है कि आज मेरी जगह आपको दीक्षा मैम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी। ठीक है, जब मैं नहीं हुआ करूंगा तो मैम आपके लिए करंट अफेयर्स क्लास लेके आया करेंगी। तो आपके लिए वही सेम पैटर्न, टॉप 10 क्वेश्चन, साथ में आपके लिए पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। पीडीएफ में इन टॉप 10 क्वेश्चंस के अलावा आज का इतिहास और कुछ तथ्यात्मक घटनाएं जो भी घटित हुई हैं उनकी विस्तृत जानकारी भी आपको उस पीडीएफ में प्राप्त होगी। तो पीडीएफ यदि आपको चाहिए करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस वहां से आप अपनी पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए, तो मैं अब मैम को देता हूं और आप पढ़ें आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि नित्य प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास आप सभी के समक्ष लाई जा रही है, 2 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास आज मैं आप सबके समक्ष लेके आई हूँ। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कब से शुरू करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं 1 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर। अगर किसी को पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है 15 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कब करेंगे? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। ये स्वतंत्रता सेनानी है और आदिवासी लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। यह यात्रा 2500 से अधिक आईसी बैन के साथ 14,000 से ज्यादा स्थानों पर 2.5 लाख ग्राम पंचायत, ये जो बैन है वो कितने ग्राम पंचायतों को कवर करेगी? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को और 3700 शहरी स्थानीय निकाय को कवर करेगी। यात्रा आदिवासी इलाकों से शुरू होगी और 2 महीने तक चलेगी। यात्रा आदिवासी इलाकों से स्टार्ट होगी और 2 महीने तक चलेगी। इस योजना या यात्रा का उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की जा रही हैं वो जन जन तक पहुंच सके या उनकी जागरूकता या जानकारी जन जन तक मिल सके, जन जन को प्राप्त हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में मोबिक्विक के जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने को किस बैंक ने मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। किसी को पता है तो बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है आरबीआई। आरबीआई ने मोबिक्विक की सुरक्षित भुगतान गेटवे शाखा जैक पे को भुगतान एग्रीगेटर के कार्य करने के लिए सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण प्राप्त दिया है, प्राधिकरण प्रदान कर दिया है। ये जो मोबिक्विक जो है यूपीआई आधारित एक मोबाइल वॉलेट है। ठीक है, इसने जैक पे एक सुविधा है जिससे भुगतान की प्रक्रिया है बहुत सरलतम तरीके से की जा सकती है, जिससे जैक पे अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को शामिल करने में सक्षम है। ये जो जैक पे है अलग अलग व्यापारी इससे जुड़ सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। यह प्राधिकरण जैक पे के लिए नए व्यापारियों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। अलग अलग व्यापार के व्यापारी इससे जुड़ सकते हैं, उसका रास्ता प्रशस्त करता है, जिससे ऑनलाइन भुगतान की त्वरित एवं आसान प्रक्रिया की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें भुगतान की आसान प्रक्रिया मिलती है। भुगतान बहुत सरल तरीके से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम प्री स्कूल का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसका आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो है हरियाणा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया है कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के शुभारंभ से हरियाणा में स्कूली शिक्षा की क्षमता बढ़ेगी। ये जो योजना है, इससे हरियाणा के स्कूलों की शिक्षा का विकास होगा और ये अच्छे आयाम तक पहुंच सकेगी। राज्य के बच्चों को इस पहल से लाभ होगा, स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से अपने पाठ्यक्रम के हर पहलू में छात्रों के विकास को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई शिक्षा नीति ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, जिससे बच्चे नए आयाम तक, शिक्षा के नए आयाम तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, इसी की डिटेलिंग है। पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे। जो इस योजना में कुछ स्कूल चयनित किए गए हैं, उन स्कूलों का कार्य जो है, आसपास के जो स्कूल है उनको मार्गदर्शन प्रदान करना है, उनका नेतृत्व करना है। दरअसल वर्ष 2022-23 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए पीएम श्री योजना के तहत 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 22-23 से लेके 2026 तक कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट क्लास होगी, खेल से संबंधित होगा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक की एक विचारधारा, आधुनिक जो विचारधारा है उसकी आधारभूत संरचना का भी इसमें विकास होगा। विशेष ध्यान दिया जाएगा इन चीजों पे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ही एक इमेज है, पीएम श्री हमारे नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री जी। इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सम्मिलित हैं वो कितने हैं इस योजना में? 29। ठीक है, और जो चयनित स्कूल हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, कुछ चयनित स्कूल होंगे, वो होंगे 6,207। और केंद्र सरकार जो राशि हस्तांतरित करेगी वो कितनी है? 63 करोड़ 11 लाख रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? इसके ऑप्शंस है अडानी, रिलायंस, टाटा समूह और इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है टाटा समूह। ताइवान में स्थित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी और आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन के बोर्ड ने टाटा को 12.5 करोड़ डॉलर में भारतीय इकाई बेचने की मंजूरी दी है। जो ताइवान में स्थित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता या आईफोन निर्माता जो कंपनी विस्ट्रॉन है, उन्होंने टाटा समूह को, हमारे भारत की टाटा समूह को 12.5 करोड़ रुपए देने दिए हैं और इनको यहाँ पर आईफोन बनाने की मंजूरी प्रदान की है। टाटा समूह भारत में विस्ट्रॉन के प्लांट में आईफोन को असेंबल करेगा। मतलब जो विस्ट्रॉन है वो हमारे टाटा समूह में आईफोन बनाने की प्रथम कंपनी स्थापित करेगा, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने जानकारी सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म X1 पोस्ट करके दी है। इन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म X1 पर यह जानकारी प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा समूह की विनिर्माण शाखा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा समूह की कोई शाखा है, क्या नाम है शाखा का? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। 125 मिलियन डॉलर, जो हमारे इंडियन करेंसी में कितनी है? 1000 करोड़ रुपए में भारत में विस्ट्रॉक के परिचालन का अधिग्रहण कर रही है। ये जो 125 मिलियन डॉलर मतलब 1000 करोड़ रुपए भारत की करेंसी में यहाँ पर आके आईफोन का मतलब उस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है, मतलब उस कंपनी ने खरीद लिया है, अधिग्रहण कर रही है। इससे यह आईफोन, एप्पल आईफोन बनाने वाली
पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी, जिससे टाटा की ये जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आईफोन बनाने की भारतीय पहली कंपनी बन जाएगी। और टाटा समूह के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आईफोन, इमेज देख लीजिए। चलिए, हाल ही में आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा को संशोधित कर कितने करोड़ रुपए किया है? चलिए ऑप्शंस, 15 लाख, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए। इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है 1 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1935 में हुई है। इसकी जो स्थापना कब हुई है? 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। देश के प्रत्येक बैंक का बैंक खाते की जानकारी ये आरबीआई करता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय संसाधनों के लिए थोक जमा सीमा की समीक्षा की है। आरबीआई ने ग्रामीण बैंकों पर जो वित्तीय जो थोक जमा सीमा है उसको देखा और उनने परिणाम स्वरूप आरआरबी के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिए। कितने बढ़ा दिए? 15 लाख से 1 करोड़ रुपए इनने कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट किस संगठन या निकाय से संबंधित है? ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? पहले मैं आपको, चलिए अभी मैं आगे बताऊंगी। इसके जो ऑप्शंस हैं, संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका जो आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। जो सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट जो है वो इससे संबंधित है कि वैश्विक स्तर पर जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब चीजें हैं, जीवाश्म ईंधन जो है उनके हमने विकल्प क्या क्या यूज किए, उसको कितना कम किया जीवाश्म ईंधन को, और आपने विकल्पों में क्या यूज किया उसकी रिपोर्ट रखता है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन करता है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अब अगले माह पहली बार वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट संकलित और जारी करेगा, जिसमें देशों द्वारा सौर क्षेत्र में की गई प्रगति का आकलन किया जाएगा। देशों द्वारा सौर ऊर्जा का जो उपयोग किया गया उसकी रिपोर्ट दी जाएगी और कितनी प्रगति हुई उसकी भी आकलन किया जाएगा। यह रिपोर्ट इस साल के अंत में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले ग्लोबल स्टॉक टेक से प्रेरित है। ये जो कार्यक्रम है यानी ये जो रिपोर्ट है वो किससे प्रेरित होकर दी गई थी? दुबई में होने वाले ग्लोबल स्टॉक टेक से प्रेरित होकर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मिजोरम, हरियाणा, तमिलनाडु। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। पहले मैं आपको इसका उद्देश्य बता दे रही हूँ। इस योजना का जो उद्देश्य है, जो एसटी के जो लोग हैं ना, या फिर कोई भी प्रतिभावान अभ्यर्थी जो यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहा है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसमें कोचिंग संस्थानों में जो फीस लगेगी वो भुगतान सरकार द्वारा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू की गई दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों के बकाया का भुगतान करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके बाद इसे दोबारा से छात्रों के लिए शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसकी इमेज है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। और ये, चलिए, जय भीम
मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लाभ क्या क्या हैं? योजना के तहत निर्धारित कोचिंग शुल्क का भुगतान संस्थान को किया जाएगा। जो कोचिंग संस्थानों की फीस होती है वो सरकार द्वारा पे की जाएगी। छात्रों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। छात्रों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड सीधे उनके बैंक खाते पर प्राप्त किया जाएगा। जो पाठ्यक्रम की अवधि मतलब जब पढ़ रहे होंगे तो उनको जब तक वो पढ़ेंगे प्रति माह उनको 2500 रुपये सरकार देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। इसके ऑप्शंस है अहमदाबाद, जालंधर, प्रयागराज, कपूरथला। किसी को पता है तो बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है कपूरथला। हाल ही में पंजाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, कौन सी योजना? स्वदेश दर्शन योजना, दूसरे चरण के तहत चुने गए देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के 30 पर्यटन इस शहरों में से पंजाब के 2 शहर अमृतसर और कपूरथला को शामिल किया गया है। इस योजना में 15 राज्यों को शामिल किया गया है और उन 15 राज्यों के कोई 30 शहर हैं जो पर्यटन शहर हैं उनको शामिल किया गया है, जो कि पंजाब के 30 शहरों में से पंजाब के 2 शहर हैं अमृतसर और कपूरथला। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आपको सबको पता ही है और इसका जो महत्व है वो चलो मैं आगे ही बताऊंगी। ये देख लीजिए, ये स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का। देखिए इससे पहले वर्ष 2018-19 में श्री आनंदपुर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, खटकड़, कलाम, पटियाला और कलानौर को इस योजना में चुना गया था। ये सबको कब चुना गया था? 2018-19 में चुना गया था। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके पर्यटकों की यात्रा को सुखद और यादगार बनाना है। जो ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जहाँ इतिहास से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, और धार्मिक स्थल जहाँ से धर्म का बहुत अच्छी धार्मिक कोई चीज बनी हुई है। धार्मिक स्थलों को बुनियादी यानी मतलब उसकी अगर मरम्मत करवानी है, मतलब उसका रखरखाव अच्छे से करवाना, उसका रखरखाव करना, और जहाँ पर जितने भी पर्यटन आ रहे हैं पर्यटक उनकी सुविधा का ध्यान रखना। चलिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना 2023 में शुरू की गई थी, जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था? इसके ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पता है तो बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है भारत। हाल ही में क्षेत्र के समर्थन में नौसैनिक समुद्र सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में भारत और यूरोपीय संघ के जहाजों ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया है। ये जो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच हुआ है। और युद्धाभ्यास होते क्यों हैं? क्योंकि युद्धाभ्यास इसलिए किए जाते हैं जे एक दूसरे की तकनीकों को शेयर करना और किसी भी आपत्ति या आपातकाल में एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। और ये यूरोपीय संघ और भारत के युद्धाभ्यास हो रहा है। चलिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। यह युद्ध अभ्यास कब हुआ है? ये जो यूरोपीय और भारत की समुद्री सुरक्षा वार्ता के बाद, ये तीसरी बैठक के बाद ये युद्धाभ्यास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 2023
24 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ EU और भारत ने गिनी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी स्थित है। अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस युद्धाभ्यास का आयोजन 15 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ था, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना को INS सुमेधा, ध्यान रखिएगा, सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज है। ये एक सुमेधा भारत का एक जहाज है। गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्यों के जहाजों, मतलब भारत का एक सुमेधा जहाज है और संयुक्त यूरोपीय संघ के 3 देशों, कौन कौन से देश हैं वो देखते हैं। इटली के नौसेना जहाज ITS फोस्करी, ये किसका है? इटली का है। और फ्रांस के नौसेना जहाज FS बेंटोसे, ये कहाँ का है? वो फ्रांस का है, बेंटोसे। और स्पेन के नौसेना जहाज टॉर्नेडो, ये कहाँ का है? ये है अपना स्पेन का, शामिल हुआ है। 4 जहाजों ने घाना के तट से दूर अंतरराष्ट्रीय जल में सामरिक यानी युद्ध से संबंधित युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला का अभ्यास किया है। यहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया। किस किस ने? भारत के सुमेधा ने, इटली के फोस्करी ने, और फ्रांस के बेंटोसे ने, और स्पेन के टॉर्नेडो जहाजों के बीच युद्धाभ्यास किया गया। चलिए, जिसमें बोर्डिंग अभ्यास, मतलब बोट को चलाने का अभ्यास किया गया। फ्रांस के जहाज बेंटोसे और भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा पर लगे हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके उड़ान अभ्यास भी किया गया। भारत के सुमेधा पर लगे जहाज पर लगे हेलीकॉप्टर और जो अपने फ्रांस का जो बेंटोसे था उस पर भी हेलीकॉप्टर लगा हुआ था। दोनों के जहाजों से हमने उड़ान का अभ्यास किया। चलिए, और जहाजों के बीच कर्मियों का परस्पर हस्तांतरण, मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज पर जाना, उसका भी अभ्यास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसके ऑप्शंस हैं CR सुवैन, RR सुवैन, HS सुवैन, इनमें से कोई नहीं। किसी को पता है तो बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है RR स्वैन। इसका जो आंसर है वो RR स्वैन है। हाल ही में RR स्वैन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है। IPS अधिकारी RR स्वैन वर्तमान में विशेष महानिर्देशक पर तैनात हैं। ये किस पद पर तैनात है? विशेष महानिर्देशक के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा प्रभारी पुलिस महानिर्देशक, इसके अलावा ये क्या है, इनको काय का प्रभार मिला है? पुलिस महानिर्देशक का इनको प्रभार मिला है। जम्मू एंड कश्मीर के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जम्मू एंड कश्मीर में इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनका मौजूदा प्रभार अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह अतिरिक्त प्रभार जब तक रहेगा जब तक कोई अगला आदेश आ नहीं जाता। चलिए, इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अब फिर कल मिलते हैं नई क्लास में। राधे राधे।